परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पंक्ति आज भी समाज के बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने इस पंक्ति को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया है। उन्होंने दूसरों के दुख दर्द को अपनाया है और स्वयं उसे जीते भी हैं। वो अपने साथ साथ दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। उनके लिए सपने मेरे सपने नहीं होते बल्कि अपने सपने होते हैं, जिसमें समाज के वंचित लोगों के सपने भी मिले होते हैं। और ऐसे ही एक व्यक्ति हैं श्री अरुण यादव, जो अपनी संस्था अपने सपने के माध्यम से कूड़ा बीनने वाले बच्चों के पढ़ने के सपने को हकीकत में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनसे की गई ये बातचीत। अरुण यादव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर जी, अभिनंदन आपका सर। अरुण जी, हम जानते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के जौनपुर से यहाँ पर आए हैं। कैसे आपने इस क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाया? मैं तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जौनपुर, यूपी के जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से देहरादून आया था और उस समय मैंने इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन से बीटेक किया सर। और बीटेक करने के साथ साथ जो है बहुत सारे चैलेंजेस थे, एक नौकरी की बेस पे भी था सर। तो कहीं न कहीं ये चीज़ था कि मैं पहले से ही माइंड में रखा हुआ था कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। एक प्राइवेट जॉब करने का कोई रुचि नहीं था। तो कहीं न कहीं बहुत उतार चढ़ाव आए। फिर इसके बाद ये रहा कि कोई 2 रुपये मैं कम कमाऊंगा, लेकिन मैं देहरादून में ही रहूंगा और यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है और जो ये शांत देवभूमि है, तो कहीं न कहीं इसमें मेरे माइंड में ये चीज़ फिट बैठता गया। तो मैं सर यहीं से अपने चीजों को शुरुआत करने की इच्छा चाहा। तो इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय सर मेरा जो प्रोफेशनली तौर पे आपकी मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया। जब मेरे बड़े पिताजी और मेरे पिताजी जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे और आज भी बड़े पिताजी जो है जौनपुर में किराकर तहसील है, वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बचपन से मैं देखता था कि मेरे पिताजी जो है लिखते थे, तो कहीं न कहीं मुझे लगता था कि उस बच्चे के अंदर वो भावनाएं होती थी कि ये चीजें क्या हो रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं पापा। तो वो चीजें सर खून में आ गया और मैं फिर पत्रकारिता लाइन में आ गया। तो मेरा जो इस फील्ड में एक वीकली न्यूज़पेपर है पहचान एक्सप्रेस, और इसी नाम से पहचान एक्सप्रेस.com के नाम से मेरा वेबसाइट है, न्यूज पोर्टल है, और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है सर। तो मैंने फिर इसको अपने प्रोफेशन के तौर पर दे दिया। हम जानते हैं कि आप जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए आप विशेष प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और वो बहुत आगे भी निकले हैं। तो ये विचार कैसे आपके मन में आया और किस तरह से फिर इसको आपने अंजाम दिया? एक्चुअली सर, किसी को आप ये जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं आपको ये काम करना है, चाहे वो दान के प्रति हो या किसी और चीज के प्रति हो, तो दिल से नहीं निकलता है। कहीं न कहीं दिल से तभी निकलता है जब आपके अंदर वो पहले से ही भावनाएं भरी होती है और वो कहीं न कहीं आपके सामने वो चीजें आई होती है। ये जो है सर मेरे बचपन से ही रहा है और 8वीं या 9वीं क्लास में मैं था, मुझे इतने याद नहीं आ रहा है। तो एक फ्रेंड है मेरा दोस्त, वो आज भी है, और उसको फीस जमा करने के लिए पैसे होते, उसका नाम काट दिया गया था स्कूल। तो दोस्त होते हैं कि आपस में कि मेरा दोस्त नहीं आया कि मैं इसके साथ खेलूंगा पढ़ूंगा। तो कहीं न कहीं ये चीजें रहा था कि उसकी आर्थिक, उसके पिताजी जो नाव कहते थे, नाव को 1 साल 5 साल लेके जाते थे, उसमें 10 पैसे 20 पैसे भी चलता था। तो कहीं न कहीं एक संकट की घड़ी में वो नाम उसका कटने के बाद जो है वो स्कूल नहीं आ पा रहा था। तो किसी तरह से जो है मेरे पापा को बोला तो अपना उस चीज को दिए देते। हमें 2 रुपये मिलता था सर, तो उस 2 रुपये को मैं 1 रुपये गुल्लक में डालता था। जब 30 दिन हो जाता था तो उस गुल्लक को फोड़ करके मैं अपने दोस्त का भी फीस जमा करता था। दोस्ती के तौर पर उसका हाथ पकड़ा। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि आज ये प्रेजेंट टाइम में जो है नेवी में ऑफिसर है सर, जहाँ मेरे पास कार नहीं आई, उसके पास 3 कार है, और जहाँ पे झोपड़ी था वहाँ पे फेस्टिवल स्टोरी है। तो भावना मेरे अंदर है कि मैं जब भी कभी अपने पैर पे खड़ा होऊंगा तो मैं ऐसे बच्चों के लिए जरूर सोचूंगा जो कि अपने एक आर्थिक चीजों से वजह से अपने शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप बता रहे हैं कि आपके एक दोस्त थे और उनको आपने पहली बार सहायता की और उसके बाद आपके मन में ये आ गया कि मैं ऐसे जो भी नीडी बच्चे हैं उनकी मैं सहायता करूंगा। तो कब आपने फिर ये जो रैग पिकर्स थे, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे, इनके लिए आपने काम करना शुरू किया? एक्चुअली सर बात यहाँ शुरू होती है अजय नाम के बच्चे से। अजय बच्चा जो है, जहाँ मैं निवास स्थान है देहरादून में, सुभाष नगर जगह है, वहाँ पे आज से सर 7 साल पहले की बात है।
कि बच्चा जो है अजय जो है कूड़ा बीनने के लिए एक मकान ठीक सामने था, वो एक खंडहर टाइप का था, वहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते थे। मैं देखता था रोज छत पे कि आता है कूड़ा बीनता और जाता है। तो एक दिन मैं उससे पूछा कि बेटा पढ़ाई करोगे, तो उसके चेहरे पे वो चमक थी। तो फिर मैंने कहा कि आप अगले दिन आना बेटा। तो जानबूझ के पूछा कि देखिए इसके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं। अगले दिन मैं किसी से देखा कि वो कूड़ा बीन के आया, बेल बजाया, फिर कहा कि भैया आप हमें बुलाए। वो अजय के फिर माँ बाप से मिले, फिर माँ बाप उसके नहीं, वो कहे कि नहीं पढ़ाई वढ़ाई करके क्या करेगा, कूड़ा बीन के 30 रुपये लाता है, तो ऐसे घर बार चलता है और हम लोग अपना मजदूरी करते हैं, इसमें चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। वो नहीं माने। फिर मैंने कहा कि अच्छा 20 रुपये 30 रुपये आपको रोज दूं तो मैं, तब उसके बाद उन्होंने कहा ले जाइए जो करना है करिए। तो अजय को मैंने यहाँ पे एक भारू वाला ग्राउंड प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल पास में था, तो वहाँ पे अजय का एडमिशन कराया। इस पर 3 घंटे के लिए पर डे खुद अकेले जो है मैं उसको पढ़ाता था। फिर धीरे धीरे सर अजय जो है, आज आपको खुशी होगी, जो बच्चा ABCD नहीं बोल पाता, जो क ख ग नहीं समझ पाता था क्या क ख ग है, आज वो 7th क्लास में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई कर रहा है। 4th, 5th और 6th इन तीनों क्लास में, 4th में भी, 5th में, 6th में, वही बच्चा जो एक कूड़े की ढेर में खो गया था, उसका जो जीवन, उसका जो रास्ता, उसका जो प्रकाश, आज जो है वो अक्षरों की ढेर में वो खेल रहा है। पहले तो आपने अपने मित्र की सहायता की और उसके बाद ये एक बच्चा अजय आया, उसके बाद फिर आपका कारवां बढ़ता चला गया और आपने बहुत सारे बच्चों के लिए ये काम शुरू कर दिया और एक तरह से आपने बहुत संगठित रूप से ये काम शुरू किया। तो फिर कैसे ये आपका काम आगे बढ़ा? अजय आता था तो अजय के साथ उसके और मित्र के रहते थे, जो और भी जो उसके साथ कूड़ा वूड़ा बिनते थे। तो कहते कि अजय कहीं जाता है, एक शहर है, वो उसको अच्छी अच्छी टॉफियां देते हैं, कपड़े देते हैं और वो स्कूल भी जाता है। तो उसके साथ साथ 3-4 बच्चे और आए, 4 बच्चे, फिर 5 बच्चे आए, फिर 10 बच्चे हुए। फिर मैं कहीं अगर बाहर भी जा रहा हूँ, अगर दूर है, हमारे आवास से दूर भी है, तो वहाँ पे भी मैं ऐसे बच्चों को रोड पे देखता था, उससे कहीं भी रहता तो मैं उस काम को छोड़ करके उस बच्चे से बात करता था। फिर उस एरिया में जो भी गवर्नमेंट स्कूल होता था, वहाँ पे मैं उस प्रिंसिपल से बात करके उस बच्चे का एडमिशन करता। इसके बाद हर हफ्ते एक दिन जाकर के उस बच्चे के लिए मॉनिटरिंग करता था, जिससे कि वो बच्चा की पढ़ाई ब्रेक न हो। ये आप व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं या इसके लिए आपने किसी तरह की संस्था बनाई है? ये सर हमारे बहुत सारे मित्र रहे हैं कि लेके आगे चलते हैं, तो जो है अपने सपने के नाम से हम लोग ने ये चीजें शुरू किया। और अपने सपने NGO, इसमें बहुत सारे दोस्तों ने, जैसे बद्री विशाल जी हैं, विकास चौहान जी हैं, और इसके पहले जो हिमांशु जी रहे हैं, और कहीं न कहीं बहुत सारे जो मित्र रहे हैं, वो सब उस चीज को आगे बढ़ाने में चीजों को शुरुआत हुई सर। और आज जो है पूरे 130 बच्चों के लिए हम लोग ऐसे बच्चों के लिए कार्य करते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनकी शिक्षा के प्रति। आपने बताया कि करीब आप 130 बच्चों की इस समय शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ बच्चों के बहुत अचीवमेंट रहे होंगे, उनका कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे मैंने अभी अजय के बारे में बताया था, तो खेल में भी आगे है, दौड़ में है, शूटिंग में लगे हैं। तो दौड़ में भी एक जिले स्तर पे जो गवर्नमेंट के जिले स्तर पे जो खेल होता है, उसमें भी वो 2nd पोजीशन आया, उसको रजत पदक मिला था, वही अजय देव को मिला। इसके अलावा मनीषा नाम की बच्ची है, एक बहुत ही संघर्ष पूर्वक तरीके से अपने को, पहले घरों में झाड़ू पोछे काम करती थी वो, फिर इसके बाद जो है जब उसको मालूम चला कि यहाँ शिक्षा के प्रति भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ जो है आज मनीषा बच्ची भी जो है 11th क्लास में पढ़ाई करी। और 10th में वही बच्ची जो कुछ नहीं जानती थी, आज 10th क्लास से पहले जो भी इन्होंने पास आउट किया उत्तराखंड बोर्ड से, मनीषा बच्ची जो उसने क्लास में पहला स्थान जो अपने 1st डिवीजन पास की। तो उसके लिए सर ये चीजें है कि जहाँ पे कोई शिक्षा का एक कोई मतलब, एक भावनाएं नहीं रहती थी, शिक्षा का मोल नहीं उनको समझ में आता था, आज वो क्लास पूरे अपने 1st डिवीजन से अगर वो बोर्ड में पास हो रहा है, तो उस बच्ची के लिए अचीवमेंट हो जाएगा। और उसी बच्ची मनीषा बच्ची और लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए प्रेरणादायक है, जो कि बहुत से माँ बाप जो है मजदूरी करते हैं, वो अपने बच्चों को खुद काम पे भेज देते हैं काम करने के लिए की, और चीजें एक अभिशाप हो जाता है उन बच्चों के लिए। ये बच्चे अजय, मनीषा और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऐसे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब आप इस तरह के काम करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं मार्ग में आती हैं, जैसे आपने बताया भी कि जब आप अजय के माँ बाप के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया पहले, तो आपके मार्ग में भी कुछ परेशानियां आई होंगी? सबसे बड़ी बात है कि जो मजदूरी करते हैं या जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिनको शिक्षा के प्रति उनके खुद वो पढ़ाई और शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए थे अपने समय में, तो उनको इसका मोल नहीं मालूम था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होता है कि सर उनके लिए पहले पेट, इसके बाद जो है उनको दूसरे पोजीशन पे उनका मेडिकल आता था, तीसरे नंबर पे उनका जो है शिक्षा के प्रति उनका ध्यान रहता था। वो जो क्रम था पेट और इसके बाद मेडिकल, इसके बाद जो है लास्ट में शिक्षा,
उस क्रम को हमको बदलना था। तो उसमें बहुत कठिनाइयां आई। समय ऐसा था कि मुझे लगता था कि कहीं कहीं मैं दिखौती कर रहा हूँ ये सब चीजें, और वो अच्छा नहीं लगा मुझे। 10 ईयर का बच्चा जो है, बहुत हमने 3-4 महीने हम लोग उसको पढ़ाया। फिर उसके माँ बाप जो है, ठीक है मुश्किलात की घड़ी आती है और वो कहीं कुछ काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, गिर गए, कहीं कुछ चोट आ गई, कुछ हो गया, तो वो काम पे नहीं जा पाए, उनका चूल्हा नहीं जल पाया घर का, तो अपने बच्चों को भेज देते थे काम के लिए और उनको पढ़ाई जीरो होता था। माइंड को मैं समझा कि आखिर क्या चीज ऐसा है कि बच्चे पढ़ाई ब्रेक क्यों कर देते हैं। तो इसलिए सर हमने ये कदम उठाया, अपनी टीम को बुलाया, फिर हमने भी इस चीज को एक नया निर्णय लिया कि सबसे पहले अपने सपने उस परिवार के, उस बच्चे का उस संकट की घड़ी में, चाहे जो भी संकट हो, चाहे राशन का हो, चाहे मेडिकल का हो, ये टिकट कोई भी हो, वो अपने सपने साथ देगा। लेकिन अपने सपने, यानी कि मैंने शर्त रखा ये कि आपको बच्चों को एक दिन भी स्कूल नहीं मिस कराना है और एक दिन अपने सपने एनजीओ आना नहीं मिस कराना है। तो इस माइंड को बच्चों के पेरेंट्स के माइंड में ये चीज धस गया कि कोई न कोई एक है हमारा जो हाथ थामने वाला है संकट की घड़ी में। संकट की घड़ी में जो है हम लोग उस चीज को सपोर्ट करते थे। 130 बच्चों में 70-80 बच्चे ऐसे हैं जो कि 6 साल पहले और अब तो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं सर। और इम्पोर्टेंट ये खुशी इस बात का है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कारण बस यही रहा कि उनको जब जरूरत थी राशन का तो राशन का किया गया, उनको जब जरूरत थी मेडिकल का तो मेडिकल का किया गया, उनको जब जरूरत अन्य चीजों की थी तो उसको भी किया गया, जिसको कि वो बैलेंस बन गया। जो ये प्रक्रिया अपनाई और जो ये काम किया, इसमें निश्चित रूप से आर्थिक मदद की जरूरत थी। तो ये आपने अपने से किया या फिर आपको आर्थिक रूप से बाकी लोगों से भी मदद मिली? एक्चुअली सर, जब आप अकेले निकलते हैं कुछ कार्य के लिए, फिर एक कारवां बनता जाता है। तो उसी वेश में ये चीजें होती है कि जब लोगों को जानने लगे कि अपने सपने ये कार्य करता है अरुण यादव, एक जमीनी तरीके से उनकी पूरी टीम जो सब लोग कार्य करते हैं, तो एक छाप पड़ने लगा। और बहुत सारे अधिकारी जो हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं सर। एक डॉक्टर शिव सिंह पाल सर जी हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, जो कि पूरे बच्चों को, हमारे 31 बच्चों को पूरा मेडिकल का देखते हैं वो भी। और यही नहीं, अपने पेंशन से वो बच्चों को हेल्प भी करते हैं सर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इसमें बहुत बड़ा जो परिवार का भी हाथ होता है। इसमें मेरी वाइफ मीना यादव जो पत्नी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उनकी फैमिली ने, मेरे फादर और बड़े पिताजी, मेरे साले जितेंद्र जी और बहुत सारे ऐसे हैं जो सब लोगों ने सपोर्ट किया। तो वो कारवां सर बनता गया। अब बहुत सारे लोग, अब इसको नाम लेते जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सर नाम नहीं, हृदय से, दिल से मैं आज भी उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और कहीं न कहीं उनकी वजह से शायद ये सब चीजें नहीं हो पाता। हम लोग एक माध्यम है बच्चों को, उनके परिवार को शिक्षा के प्रति ये चीजों को लेके जाने में सर बहुत बड़ा योगदान सभी लोगों का रहा है। जब भी आपको किसी काम में सफलता मिलती है तो फिर आप उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो भविष्य में कुछ आपकी और योजनाएं हैं? अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं पे अगर हमें किसी मंच पे के लिए बोलना होता है या किसी प्रकार का हमें व्यू रखनी होती है हमारे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मंच के माध्यम से या किसी इवेंट के माध्यम से, तो मैं सबसे पहले हर समय मैं आजकल यही सब एक संदेश दे रहा हूँ कि कम से कम आप एक जरूरतमंद बच्चे को आप शिक्षित जरूर करें। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक जरूरतमंद बच्चा, कम से कम एक जरूरतमंद बच्चा अगर शिक्षित होता है, वो पूरे अपने परिवार को बदल सकता है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को बदल सकता है, वो वही बच्चा जो है न जाने कितने बच्चों को शिक्षित कर सकता है। अरुण जी, हम जानते हैं कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और ये आपका काम इस वजह से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप खुद भी दिव्यांग हैं, आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं। आप ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ विशेष रूप से काम कर रहे हैं? विशेष रूप से तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ बच्चे हैं, उनको एक हौसला प्रदान करते हैं। उसको इस चीज में न रहे कि इससे कोई भेदभाव रहे कि या ऐसे रहे कि हम ऐसे हैं, हम कोई चीजें नहीं कर पाते। उसको स्टोरी बताते हैं, उसको बहुत सी चीजें ऐसे बताते हैं कि और अन्य जो दिव्यांग लोग हैं जो कि बहुत अपने आप में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, तो उस तरीके के बच्चों को मोटिवेट करते हैं जिससे कि उनको ऐसे बच्चों के लिए कि वो अपना एक रास्ता पसंद करें। तो इसका बहुत ही पॉजिटिव चीजें हुआ है सर। आप हमारे रेडियो के माध्यम से लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? इस संदेश मेरा बस यही रहता है सर, आपके सपने जो भी हो वो सपने जरूर पूरा करिए आप। लेकिन ऐसे तबके के बच्चे, जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं, जो बच्चे भीख मांगते हैं, जिन बच्चे के माँ बाप मजदूरी करते हैं, उन बच्चों की शिक्षा के प्रति आप जरूर में केवल 1 घंटे शिक्षित करने के बीड़ा उठाएं, उसको शिक्षा के प्रति गोद ले, तो एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में संपन्न और एक बराबरी, इसको बोलते सर, एक बराबरी जो एक दर्जा होता है सभी को, अभी इसमें बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और एक नया प्रकाश रूपी
जो पथ है उनके लिए बनेगा सर। अरुण जी, आप निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। वो बच्चे जिनके जीवन में अंधेरा है, उनमें आप ज्ञान का प्रकाश भर रहे हैं और हमें लगता है कि ये आगे चलकर पूरे समाज को प्रकाशित करेगा। आप आकाशवाणी से जुड़े और आपने अपने कार्यों के बारे में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।